क्यों गम करें कि ज़िंदगी में कुछ ना मिला तो कम से कम तजुर्बा तो होगा। नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। और आइए जानते हैं तमाम खबरों को, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति का अहम फैसला, अगली जनगणना में जातियों की गिनती भी की जाएगी। गन्ना किसानों को सरकार ने दी सौगात। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025-26 के लिए बढ़ाया गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य। 22,864 करोड़ रुपए की लागत वाले शिलांग से सिलचर तक राजमार्ग परियोजना को दी मंजूरी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पड़ोसी देशों के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ने पाकिस्तानी एयरलाइंस द्वारा संचालित उड़ानों के लिए बंद किया अपना हवाई क्षेत्र। एएआई द्वारा जारी किया गया नोटम। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने जम्मू कश्मीर में समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। मुंबई में आज से शुरू हो रहा है पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। 32 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज से चुने गए क्रिएटर्स के साथ करेंगे बातचीत। कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज टैगलाइन के साथ 4 दिवसीय ग्लोबल समिट में क्रिएटर्स, इनोवेटर्स और विजनरीज जुटेंगे एक मंच पर। 25 देशों के मंत्रिस्तरीय भागीदारी के साथ भारत करेगा वैश्विक मीडिया वार्ता की मेजबानी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज लखनऊ के एक दिवसीय दौरे पर। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा लिखित पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद हैं का करेंगे विमोचन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समारोह में होंगे शामिल। और चारधाम यात्रा की हुई शुरुआत। अक्षय तृतीया के दिन वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोले गए गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट। 2 मई को केदारनाथ धाम और 4 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के द्वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई राजनीतिक विषयों पर कैबिनेट समिति की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब देश में होने वाली अगली जनगणना में जातियों की भी गिनती की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी दी है और बताया कि जनगणना फॉर्म में अब जाति का भी कॉलम जोड़ा जाएगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि देश में कितने लोग किस जाति से संबंधित हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। यह केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इस प्रकार के सर्वे से समाज में भ्रांति फैली है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। और इसी के साथ ही सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आगामी चीनी सीजन 2025-26 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 355 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। ये दर
10.25% रिकवरी दर पर लागू होगी और किसानों को उनकी मेहनत का उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करेगी। इस फैसले से देश भर के लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों, उनके आश्रितों और चीनी उद्योग से जुड़े करीब 5 लाख श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा। आज निर्णय लिया गया है कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस शुगर केन का रहेगा 355 रुपीज पर क्विंटल और इसके ऊपर 0.1% पे एक एडजस्टमेंट है और नीचे 0.1% होने पर एक रिकवरी अगर 10.25% से कम होती है तो उसका एक एडजस्टमेंट है। बहुत ही साइंटिफिक फॉर्मूला है। बेसिक तौर पे अगर आप देखें कि जो कॉस्ट है ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन वो है 173 रुपीज पर क्विंटल। ऑलमोस्ट उसका डबल प्राइस डिसाइड किया गया है 355 रुपीज पे, 105% मोर देन द कॉस्ट। कैबिनेट ने शिलोंग और सिलचर के बीच 166.80 किलोमीटर के नए हाई स्पीड कॉरिडोर को मंजूरी दी है। ये कॉरिडोर करीब 22,864 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। ये कॉरिडोर असम और मेघालय के बीच यात्रा को आसान बनाएगा और यात्रा के समय की दूरी को कम करेगा। इसके जरिए त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और असम के बाराघाटी क्षेत्र से कनेक्टिविटी सुधरेगी। इसके परिणाम स्वरूप देश की लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार होगा। साथ ही ये पूर्वोत्तर के सुरम्य आकर्षक पर्यटक केंद्रों को जोड़ेगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सिलचर से शिलोंग, शिलोंग से सिलचर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाई स्पीड कॉरिडोर हाईवे का मेघालय और आसाम को जोड़ता हुआ वो अप्रूव हुआ है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 22,864 करोड़ रुपीस का इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है। 166 किलोमीटर्स 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस विल बिकम अ मेजर कॉरिडोर फॉर नॉर्थ ईस्ट। 22,864 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। दिस प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड अंडर hybrid annuity mode. There are 3 years of construction period and 15 years of operation period. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़े कदम उठाए हैं। पाकिस्तानी एयरलाइंस द्वारा संचालित उड़ानों के लिए बुधवार से हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया। पाकिस्तान में पंजीकृत विमानों के साथ साथ पाकिस्तानी एयरलाइंस और ऑपरेटर्स द्वारा संचालित स्वामित्व वाले या पट्टे पर दिए गए विमानों के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र उपलब्ध नहीं होगा। ये प्रतिबंध पाकिस्तान के सैन्य विमानों पर भी लागू होगा। इस संबंध में बुधवार शाम को भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण द्वारा एक नोटिस टू एयरमैन जारी किया गया। ये 23 मई तक लागू रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने पहलगाम आतंकी हमले पर भारत की संभावित प्रतिक्रिया के बारे में अटकलों के बीच जम्मू कश्मीर में समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है। पहलगाम हमले पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ बैठक करने के एक दिन बाद सीसीएस की ये बैठक हुई। मामले से परिचित लोगों ने बताया कि इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 और 2 मई को महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे। वे 1 मई को मुंबई जाएंगे और सुबह करीब 10:30 बजे विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स का उद्घाटन करेंगे। कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज टैगलाइन के साथ 4 दिवसीय ये शिखर सम्मेलन दुनिया भर के क्रिएटर्स, स्टार्टअप्स, उद्योग जगत के दिग्गजों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाकर भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए तैयार है। Hello, you're coming there, right? Come on, sir. You don't even have to ask me. The biggest names, the biggest ideas, the future of media is going to be shaped right here. But who exactly is going to be there? Global leaders, entertainment's के sharp minds और innovators who are breaking boundaries. Music हो, cinema या live performances, past, present और future icons, सब यहीं मिल रहे हैं।
यार सब कह रहे हैं कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के बारे में है? This isn't just about entertainment. The biggest deals, investments, collaborations, this is where they happen. But who's actually leading the conversation? The Prime Minister himself is sitting down with industry leaders, shaping global policies and partnerships. PM is involved. So we're talking about setting global standards, shaping the future of the industry. Wow. Exactly. Global leaders, tech giants, creators, and investors. Everyone who is shaping the future of media is coming together. But what else is happening? From AI-driven storytelling, virtual production, and next-gen content creation. All of it together on one global stage for the world to witness. हाँ, इतना कुछ बदल रहा है, लेकिन ये सब क्या क्रिएटर्स के लिए सच में मतलब रखता है? Really, nine platforms, better collaborations, a global audience. It's about breaking boundaries and taking creativity to places we never imagined. So this isn't just another event. This is where industries actually transform. Exactly. This is where ideas become reality. The biggest stage, the sharpest minds. I'm definitely in. Are you? प्रधानमंत्री क्रिएटोस्फीयर का दौरा करेंगे और करीब एक साल पहले शुरू की गई 32 क्रिएटर इन इंडिया चुनौतियों में से चुने गए क्रिएटर से बातचीत करेंगे, जिसके लिए 1 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे। वे भारत मंडपम का भी इस दौरान दौरा करेंगे और इसके बाद वो केरल जाएंगे। 2 मई की सुबह करीब 10:30 बजे 8,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विजिंजम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर वो उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश जाएंगे और दोपहर करीब 3:30 बजे अमरावती में 58,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक समारोह को भी इस दौरान संबोधित करेंगे। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। 1 दिवसीय इस दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति चुनौतियां मुझे पसंद हैं पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस पुस्तक को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लिखा है। ये पुस्तक उनके जीवन पर आधारित है। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी परिसर में होगा। सुबह 11 बजे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। आनंदीबेन पटेल 3 पुस्तकें लिख चुकी हैं। ये उनकी 4थी पुस्तक है। Very filling. आनंदीबेन पटेल एक अनूठा अनथक सफर। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का जन्म 21 नवंबर 1941 को गुजरात के मेहसाणा जिले के बीजापुर तालुका के खरोद गांव में हुआ। उन्होंने MSc तक की शिक्षा ग्रहण की। वे मास्टर ऑफ एजुकेशन में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। आनंदीबेन पटेल बचपन में एक बेहतरीन एथलीट रही हैं। वे लगातार 3 वर्षों तक डिस्ट्रिक्ट लेवल की चैंपियन एथलीट रही हैं। 1958 में उन्हें मेहसाणा जिला स्कूल स्पोर्ट्स फेस्टिवल में वीर बाला सम्मान से नवाजा गया था। पढ़ाई के बाद आनंदीबेन पटेल ने अहमदाबाद के मोहिनबा गर्ल्स हाई स्कूल में एक शिक्षक के रूप में करियर की शुरुआत की। बाद में वे इसी स्कूल की प्रिंसिपल बनी। उन्होंने
नर्मदा नदी में डूब रही इसी स्कूल की 2 छात्राओं की जान बचाने का साहसिक कार्य किया था। इस बहादुरी के लिए गुजरात सरकार ने उन्हें गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया। आनंदीबेन पटेल को 1988 में गुजरात सरकार का बेस्ट टीचर अवार्ड मिला। 2 साल के बाद 1990 में उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आनंदीबेन पटेल ने 1987 में राजनीति में पदार्पण किया। उन्होंने गुजरात बीजेपी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के रूप में काम किया। उन्होंने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक एकता यात्रा में हिस्सा लिया और 26 जनवरी 1992 को श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया। आनंदीबेन पटेल 1994 से 1998 तक राज्यसभा की सदस्य रहीं। इसके बाद 1998 से लेकर वर्ष 2016 तक वे लगातार 4 बार गुजरात विधानसभा की सदस्य रहीं। अहमदाबाद शहर की घाट लोडिया विधानसभा सीट की जनता ने उन्हें लगातार 4 बार जबरदस्त जीत के साथ विधानसभा पहुंचाया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, सड़क, राजस्व और नगरीय विकास जैसे विभागों के मंत्री के रूप में बखूबी अपना कार्यभार संभाला। आनंदीबेन पटेल ने 22 मई 2014 से 7 अगस्त 2016 तक गुजरात की 15वीं मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला। उन्हें गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव हासिल है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में आनंदीबेन पटेल ने गरीबों और मध्य वर्गीय परिवारों के लिए मां वात्सल्य योजना लॉन्च की। उन्होंने गुजरात में गरीब युवाओं की उच्च शिक्षा के लिए युवा स्वावलंबन और महिलाओं के लिए कैंसर का फ्री परीक्षण और इलाज सुनिश्चित किया। उनके कार्यकाल में गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। साथ ही नॉन कमर्शियल वाहनों के लिए टोल टैक्स फ्री किया गया। उनके कार्यकाल में ही मां यशोदा अवार्ड की शुरुआत हुई। विद्या सहायक योजना, विद्या लक्ष्मी बॉन्ड और विद्या दीप जैसी योजनाएं गुजरात में लागू की गई। आनंदीबेन पटेल ने जनवरी 2018 से जुलाई 2019 तक मध्य प्रदेश और बाद में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन किया। 19 जुलाई 2019 को उन्होंने उत्तर प्रदेश के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। विशेष बात यह है कि आनंदीबेन पटेल को सरोजिनी नायडू के बाद उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल होने का गौरव हासिल है। उन्होंने गुजराती में ए माने हमेशा याद रहशे, प्रयास और प्रतिबिंब जैसी पुस्तकों का लेखन भी किया है। एक बेस्ट एथलीट और टीचर से लेकर एक बेस्ट लेडी गवर्नर तक उनका सफर संघर्षों से भरा रहा है। उनकी यही प्रेरक जीवन यात्रा उनके व्यक्तित्व को अनूठा, अद्वितीय और अनुकरणीय बनाता है। आज 1 मई है और आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर
श्रमिक भाई बहनों को शुभकामनाएं देते हुए एक वीडियो शेयर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रगति बैठक के 46वें संस्करण की अध्यक्षता की है। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने 8 विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। इन परियोजनाओं की लागत करीब 90,000 करोड़ रुपए है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित शिकायत निवारण की भी समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी मंत्रालयों और विभागों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि लाभार्थियों की पहचान बायोमेट्रिक्स आधारित आधार प्रमाणीकरण या सत्यापन के माध्यम से की जाए। प्रगति केंद्र और राज्य सरकारों को शामिल करते हुए सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन के लिए एक बहु मॉडल मंच है। इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के नतीजे बुधवार को घोषित किए गए, जिसमें लड़कियां लड़कों से फिर आगे रहीं। कक्षा 10वीं की परीक्षा में लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 99.45 और लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत 98.64 रहा। और इसी तरह 12वीं कक्षा में भी लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसमें लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 99.45 और लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत 98.64 रहा। आपको बता दें कि जमशेदपुर स्थित लोयला स्कूल की 10वीं की छात्रा सांभवी जायसवाल ने राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया और लाहौरी नगरी और राज्य का मान बढ़ाया। उन्हें सभी विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त हुए हैं। श्रेय मैं अपने माता पिता, मेरे परिवार और मेरे शिक्षकों को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं इस मुकाम तक पहुँच सकी। उन्होंने मेरा हौसला हमेशा बरकरार रखा और इससे मुझे बहुत खुशी हुई। मैं लगभग दिन में 5 से 6 या 6 से 7 घंटा रोज़ पढ़ती थी और स्कूल में जितना होता था उसको रोज़ करती थी। मैंने कोई कोचिंग या कुछ ज्वाइन नहीं किया था, घर पे ही पढ़ती थी। मेरी माँ मुझे मैथ्स और साइंस पढ़ाती थी और बाकी सब्जेक्ट्स में जो डाउट होते थे वो मेरे टीचर्स मेरे क्लियर कर देते थे, तो कुछ बाहर से एक्स्ट्रा हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। श्रद्धा और आस्था का प्रतीक चारधाम की यात्रा अक्षय तृतीया के दिन बुधवार से प्रारंभ हो गई। श्रद्धालुओं का पहला जत्था हरिद्वार से रवाना हो चुका है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट कल से श्रद्धालुओं के लिए खुल गए, जबकि केदारनाथ धाम के द्वार 2 मई को और बद्रीनाथ धाम के द्वार 4 मई को खुलेंगे। सुप्रभात में आपको छोड़ जाते हैं चारधाम यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों पर आधारित इस वीडियो के साथ। दीजिए इजाजत, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। In the lap of the Himalayas lies a sacred land, Uttarakhand, where the heavens meet the earth and every breeze carries the fragrance of devotion. This sacred land once again calls upon you to the Char Dham Yatra under the visionary guidance of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and the proactive leadership of Chief Minister Shri Pushkar Singh Dhami. The government of Uttarakhand has made meticulous preparations to ensure a journey that is seamless, safe and truly unforgettable. The Yatra commences with the ceremonial opening of the portals of Shri Yamunotri and Shri Gangotri Dham on 30th April. Soon after, Shri Kedarnath Dham opens its gates on the 2nd of May, followed by Shri Badrinath Dham on 4th May and Shri Hemkund Sahib, welcoming all the devotees from the 25th of May. All pilgrims must complete mandatory registration before embarking on the Yatra.
Register at registration and touristcare.uk.gov.in or download the Tourist Care Uttarakhand mobile app today. For any assistance during the yatra, dial the dedicated helpline 0135 1364. For helicopter bookings, trust only the authorized website heliyatra.irctc.co.in. As part of the Prime Minister's special appeal, let's walk this sacred path with responsibility. Embrace vocal for local, shun single-use plastic, obey traffic regulations, and uphold the sanctity of every temple with reverence. Come, embark on a journey where faith meets eternity. Char Dham Yatra 2025. Uttarakhand awaits you in devotion, in spirit, and timeless glory.